इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई लिमिट इन इनकम टैक्स और द जीएसटी। जी हाँ, रिसेंटली भाई तमिलनाडु में एक बंदे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक यूपीआई के रिलेटेड यहाँ पे नोटिस मिला है। तो ये नोटिस है क्या, लाइव दिखाने वाला हूँ। कितनी लिमिट होती है यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर, जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप भी बहुत ही ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं और एक टैक्स कंसल्टेंट से मदद लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं कि टैक्स की प्लानिंग कैसे की जाती है, आईटीआर कैसे फाइलिंग होती है हर एक सेगमेंट की, तो अभी हमारा ईयर एंड डिस्काउंट चल रहा है कोर्सेज के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो सीधा मैं आपको पहले लाइव नोटिस दिखाना चाहूंगा जीएसटी का जो यूपीआई के ऊपर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस के अंदर ये चीज साफ लिखी हुई है कि आपकी ये यूपीआई आईडी है जो आप जीपे, फोनपे या पेटीएम के थ्रू यहाँ पे यूज करते हो, और इन सभी प्लेटफॉर्म के थ्रू टोटल 41 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 2324 के अंदर आपको रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से आपने जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस कर दी है और आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एज ए एक बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर से यहाँ पे यूपीआई वगैरह जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो जीएसटी के अंदर गुड्स के लिए 40 लाख रुपीस की लिमिट होती है। तो ये आपका टर्नओवर और सेल मानी जाती है। तो चाहे आप कैश के थ्रू रिसीव करो या यूपीआई के थ्रू रिसीव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते तो जीएसटी आपको लेना कंपलसरी होगा, और जीएसटी लेने के बाद आपको अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना है और गवर्नमेंट को यहाँ पे करना रहेगा। अब ये तो बात हो गई जीएसटी की, स्पेशली बिजनेस वालों लोगों के लिए। अगर यहीं पे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स जो है सिंपली अगर सैलरी पर्सन है कोई, ठीक है, या कोई नॉर्मल पर्सन है, तो उसकी नेट इनकम के ऊपर लगता है। अब नेट इनकम के अंदर आपका सैलरी आता है, बैंक का इंटरेस्ट आता है, कमीशन हो गया, स्टॉक्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रॉफिट आपने जो कमाया है, आपकी जो डिविडेंड की इनकम है, ये सारा जो है नेट इनकम के अंदर कंसिडर होता है और इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। वहीं पे अगर मैं बिजनेस वाले पर्सन की बात करूं तो उसके पास में सैलरी की इनकम तो नहीं होती, लेकिन बिजनेस की इनकम में उसका नेट प्रॉफिट होता है, यानी जो भी उसका सेल है उसमें सारे खर्चे लेस कर दीजिए, जो भी उसका नेट प्रॉफिट होगा, जो भी उसका बैंक का इंटरेस्ट होगा, स्टॉक्स के, म्यूचुअल फंड्स पे ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, डिविडेंड जो भी होगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। अब देखो इनकम टैक्स के अंदर अगर मैं एक बिजनेस की यहाँ पे बात करूं जिसके पास में एक प्रॉपर क्यूआर कोड है, उसके कस्टमर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते और एज ए बिजनेस वो कस्टमर को अपनी सर्विसेज या गुड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो उस केस में भाई अगर देखो 10 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट अगर आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो, तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट की जगह हमेशा एक बिजनेस का करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट और आपकी कोई अदर इनकम जो है वो टोटल मिला के 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, तो आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। अपना प्रॉपर जो है टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, कितनी सेल हुई है आपके बिजनेस के अंदर और आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी आपको इनकम टैक्स के अंदर शो करना पड़ेगा। जीएसटी की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, 40 लाख को क्रॉस किया तो उसके इसमें जीएसटी लेना पड़ेगा, कस्टमर से जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो भाई बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही सिंपल है, इनकम टैक्स के अंदर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दो और जीएसटी के अंदर टर्नओवर के ऊपर जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करो। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल लोगों के लिए, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है यूपीआई के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर करता है। तो देखिए इसके अंदर मल्टीपल टाइप के केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है, मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया है, आपने अपने फ्रेंड से मान लीजिए 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए का लोन ले लिया यूपीआई के थ्रू मल्टीपल वेज के अंदर। तो देखिए अगर ये लोन का अमाउंट है और आप इसको फ्यूचर के अंदर यूपीआई के थ्रू यहाँ पे यानी कि डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही पे करने वाले हैं, तो लोन और एडवांसेस के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसके ऊपर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है कि हाँ यार आपने इससे ज़्यादा अगर यूपीआई किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर टैक्स वगैरह लगा देगा। लोन अगर एडवांसेस है तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लोन एडवांसेस जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम पे आपको शो करना पड़ेगा अगर कोई भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो। इसके अलावा दूसरा केस ये हो सकता है कि कई लोग आजकल यूपीआई टू यूपीआई जो है कई सारे ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे करते हैं, जैसे क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन में P2P होता है, वहां पे यूपीआई के थ्रू जो है कॉइन्स यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो और इसके अलावा कई बार ये होता है
कि आप किसी और के बिहाफ पे जो है उसका पेमेंट कर रहे होते हैं। उसका मान लीजिए कोई ई कॉम का ट्रांजेक्शन है, अमेजोन से आपने ऑर्डर मार दिया है, फ्लिपकार्ट से आपने बहुत सारे ऑर्डर मार दिए हैं। गाँव के अंदर कई सारे साइबर कैफेस वगैरह होते हैं जो प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हैं और पूरे गाँव का जो पेमेंट होता है वो अपने यूपीआई के थ्रू करते हैं, कैशबैक वगैरह अर्न करते हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड से जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिवर्सल मारते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भाई प्रॉफिट कमा रहे हो उस चीज़ के ऊपर या आपको अर्निंग हो रही है तो वो आपको आईटीआर के अंदर प्रॉपर्ली शो करनी पड़ेगी और अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, अपनी अर्निंग शो करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई कैशबैक हो गया या फिर आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी आपका इनकम टैक्स लगता है। अगर वो आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर टोटल इनकम के अंदर अगर आप क्रॉस करते हो तो वो भाई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आईटीआर में दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे बिजनेस ही रन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से आप बैंक के अंदर ट्रांसफर कराते हो, कई लोग होते हैं स्वाइप मशीन उनके पास में होती है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो फिर मैं आपको यूपीआई करूंगा, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो करंट अकाउंट हमेशा यूज़ करना चाहिए और आपका एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपको अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं कि कभी कभार मान लीजिए आपने ऐसे अपने फ्रेंड को मान लीजिए ये ले भाई 10,000 रुपये 15,000 रुपये, ठीक है, आपने ऐसे इसको गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया। तो वहां पे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर 50,000 रुपये तक की लिमिट है। पूरे साल भर के अंदर आप किसी भी पर्सन को एज ए 50,000 रुपीज़ तक गिफ्ट यहाँ पे दे सकते हो। सामने वाले के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा 50,000 रुपये तक, लेकिन 50,000 के ऊपर है तो वो गिफ्ट भी भाई टैक्सेबल होगा। इसके साथ में कई बार हम लोग फैमिली मेंबर के अंदर ही ट्रांसफर मारते हैं, पापा के अकाउंट में पैसे नहीं है चलो मैं डाल देता हूँ, पापा ने मेरे अकाउंट के अंदर डाल दिए। तो हम लोग जो यूपीआई के थ्रू अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर जो इंटरनल ट्रांसफर मारते हैं उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो आप जो है अपनी आईटीआर के अंदर उसको शो कर सकते हैं एज ए एग्जेम्प्ट इनकम। और ध्यान रखिएगा ये फैमिली की डेफिनेशन बहुत बड़ी है आईटी एक्ट के अंदर, तो आपको पहले जानना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड जो है आपकी फैमिली के अंदर अकाउंट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में जो भी पर्सन आते हैं केवल उन्हीं को आप इंटरनल जो ट्रांसफर करेंगे वही केवल आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई इस टाइप का मैंने आपको जो जीएसटी का नोटिस दिखाया या इनकम टैक्स के भी ऐसे कई सारे नोटिस होते हैं, वो नोटिस आखिर कब आते हैं। तो भाई पहली चीज तो ये कि अगर आपको चेक करना है ना कि मेरे पैन कार्ड के अगेंस्ट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाओ, एआईएस का ना यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रखे होते हैं वो आपको दिखाएगा। हाँ, यूपीआई वाले नहीं दिखाएगा। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना सारे ट्रांजेक्शन आपके ट्रैक कर रहा है, वो चाहे बैंक का इंटरेस्ट हो या आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट यहाँ पे रिसीव की है, किसी को भेजा है, सब कुछ यहाँ पे ट्रैक होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बंदा जो है सारे सिग्निफिकेंट नंबर के ट्रांजेक्शन कर रहा है, कभी भी जिंदगी में उसने आईटीआर फाइल नहीं की है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांसेस कि उसको आईटी नोटिस यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि लोग आईटीआर तो फाइल कर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर मान लीजिए गलत रिपोर्टिंग जारी है वहाँ पे आईटीआर के अंदर, तो उस केस में भी आईटी डिपार्टमेंट जो है क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस भेज सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ तो अगर आपने सच में ऐसी चीज़ें की है और अंडर रिपोर्टिंग की है, मिस रिपोर्टिंग कर रखी है, कभी आईटीआर वगैरह फाइल नहीं की है, तो डिपेंड करता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। बाकी अगर मैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो 50 से भाई 200% तक की आपके ऊपर टैक्स पेनल्टी यहाँ पे अराइज हो सकती है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप जितने भी यूपीआई के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको सोच समझ कर कीजिए, ऐसे फालतू में जो है यहाँ पे रोटेशन वगैरह मत कीजिए। कई लोग जो करते हैं ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और बिजनेस वालों के लिए बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई है उनके लिए। तो जैसे मैंने आपको नोटिस भी दिखाया, जीएसटी के अंदर 20 लाख 40 लाख को थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। और आईटीआर के अंदर भी आपको प्रॉपर अपना बिजनेस का टर्नओवर दिखाना है, अपना प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना है और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है इनकम टैक्स के अंदर वो आपको पे करना है। और अगर पर्सन टू पर्सन है तो वो डिपेंड करता है, इंटरनल ट्रांसफर फैमिली के अंदर वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, लोन्स एडवांसेस है वहाँ टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे आपकी इनकम हो रही है तो वो भाई आपको आईटीआर के अंदर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और एक टैक्स कंसल्टेंट से अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।